हेलो। हेलो। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ये आपको अगर नजर आ रहा हो, थोड़ा बड़ा कर दूं। ओहो, ये भी पुराना है। एक मिनट। जी, ये कुछ प्लान रखा था ना कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो तो बिफोर सबमिट होना था 25 में। वो आप लोगों के सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड एजेंडा ये था कि हमें सेकंड मिड कंडक्ट करना है। सेकंड मिड की डेट मैंने रखी थी 15 जून के बाद, मतलब 15 जून के बाद चारों सेक्शन का एक एक दिन एलएमएस पर एग्जाम रखना, ये मेरा इरादा था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम 15 जून तक करेंगे क्या? ठीक है, जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो तो बिल्कुल करना है, और वो तो आपका जो है 30 जून तक आपके पास डेडलाइन है। पूरा महीना आप ले सकते हैं सबमिट करने के लिए, और उसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंटेशन भी एक लंबा प्रोसेस होगा। हमें कई जूम सेशन चाहिए होंगे वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 15 जून को मुझे सेकेंड मिड लेना है, इसको मैं पहले ना ले लूँ, ताकि आप लोग फिर पूरी तरह फोकस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही करें। मैम सेकंड मिनट में कोर्स कितना होगा? सेकेंड मिड में 4 चैप्टर। ये है ना कोर्स, देखें हमारा कोर्स भी इसी डॉक्यूमेंट में मौजूद है। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कोर्स हमारा कहाँ तक कवर हो चुका है। बिल्डिंग एमआईएस से शुरू है। बिल्डिंग एमआईएस आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, और बिजनेस इंटेलिजेंस आएगा। ये 3 चैप्टर तो लाजमी आएंगे, और चौथा एथिक्स का है। वो तो सिंपल चैप्टर है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, लेकिन तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो ये होना चाहिए 4 चैप्टर। बिल्डिंग एमआईएस तो हम तकरीबन तभी और कवर कर मैम चुके थे जब ऑनलाइन क्लासेस से पहले की बात है। ये कोरोना वाले सारे मसले से पहले की बात है। तो ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा ही। जो आपको नया पढ़ना है वो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, आज उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं। और बिजनेस इंटेलिजेंस पढ़ना है, बुक आपके हाथ में है। एथिक्स के चैप्टर में वही चीजें हैं, अगर आपने अभी पता नहीं लेक्चर सुने या नहीं सुने। तो असल मसला जूम सेशन कंडक्ट करने का सबसे पहला तो यही है ना कि आप लोगों ने लेक्चर सुन लिए, उसमें आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो, तो आप मुझे बता दें। लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए हैं सारे? हेलो। मैम, आई डिडंट गेट द मार्क्स ऑफ एमआईएस प्रपोजल, कोई इशू? बेटा, जिन लोगों ने टाइम पे प्रपोजल भेज दिया था उनकी मैंने फौरन जल्दी जल्दी मार्किंग कर दी है। अब आप लोगों ने मुझे लेट भेजा है, ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो अब मैं, जब मुझे वो होगा, टाइम होगा मेरे पास, तभी मैं आपके मार्किंग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पैरेलली क्लासेस चल रही हैं। कभी एक सेक्शन में, कभी दूसरे सेक्शन में, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो मैं बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर आपको मार्किंग कर दूंगी। पहला तेजी से मार्किंग का हक उन बच्चों का था कि जिन्होंने टाइम पे प्रपोजल सबमिट कराया था। अब बाकी जो लेट सबमिशंस वाले हैं उनका तो बस उनको ये सोचना चाहिए कि मैंने उनको इतनी इजाजत दे दी है कि वो लेट सबमिट करा सकते हैं।
तो मार्क्स मिल जाएंगे उनको। लेकिन मार्क्स अब आप सोच लें कि जितने भी लोग लेट सबमिशन वाले हैं उनके बिलो 5 ही होंगे। अगर उनका बहुत बेहतरीन कोई प्रपोजल होगा तो उनको 5 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं, अदरवाइज अगर उसमें कोई गलती होगी तो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब आप जो टाइम पे सबमिट कराने वाले बच्चे हैं उन जितने मार्क्स तो नहीं ले सकते। तो ये आप पहले ही समझ लें, अगर आपको अंदाजा लगाने के आपके मार्क्स कितने होंगे, आपके 5 से बिलो ही होंगे। ठीक है। और मैं जो पूछ रही हूँ उसका तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर्स ले लिए हैं, सुन लिए हैं, उसमें कोई जी कंफ्यूजन है? मैम सुन लिए थे। जी जी जी। जी मैम सुन लिए थे, एक रहता है अभी। कौन सा? बात कौन कर रही है? असरा? बेटा कौन बात कर रहा है? असरा बात कर रही है? नो मैम, हेरा थी। हेरा, आपने लेक्चर पढ़ लिए सारे, एक लेक्चर रह गया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है लेक्चर्स में? कोई क्वेश्चन नहीं है? डेटाबेस वाला पढ़ लिया है, एसक्यूएल क्यूरीज वगैरह देख लिए हैं, एमएस एक्सेस को देख लिया है? मैम लेक्चर सुना था, अभी वो जो बुक है ना MIS की सॉफ्ट में, उससे अभी थोड़ी रीडिंग कर रहे हैं। अगर वहां से क्वेश्चन हो तो फिर हम आपको मैसेज करके बता देंगे। तो बेटा मैंने कोई अपनी तरफ से तो लेक्चर नहीं दिया, मैंने बुक ही तो पढ़ाई है। तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर उसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको लेक्चर में, तो डेफिनेटली आपको बुक में। नहीं मैम उसमें नहीं है, अभी डेटाबेस वाले में तो नहीं थी। डेटाबेस वाले में कोई नहीं? आपने एमएस एक्सेस की जो भी क्यूरीज वगैरह और ये जो हमने जो चीजें देखी वो आपने पढ़ ली हैं? वो इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि ये चीजें मुझे मिड में रखनी है, जो हमारा मिड आएगा उसमें ये सारी चीजें करनी है ना। ये देखिए, ये हमारा जो सेक्शन है जहाँ डेटाबेस स्टार्ट हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर आधा आपका समझ लें कि चैप्टर नंबर 6 है, वो जो आपकी बुक में है, वो आप कह रहे हैं आपको क्लियर है। उसके साथ जो एडिशनल चीज आपको थोड़ी बहुत है कि वो एमएस एक्सेस की बेसिक नो हाउ होनी चाहिए, वो आपको है। उसका ट्यूटोरियल मैंने यहाँ शेयर किया, एक सैम्पल डेटाबेस भी बना के आपके साथ शेयर कर दिया था। इसका रीजन ये है कि अगर हमारी जो क्लासेस हो रही होती हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर लैब होती, मैं आपके सामने होती और मैं आपसे बनवाती वहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन लेक्चर्स में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्यूटोरियल मैंने रख दिया है, साथ में सैम्पल डेटाबेस रख दिया, ताकि आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको एमएस एक्सेस पर हैंड्स ऑन हो जाएगी। इसके अलावा लेक्चर्स ये पूरे के पूरे वही हैं जो बुक में ही बात लिखी हुई है। मैंने बुक भी अब एक कर दी है, तो वो सिर्फ उसी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है वही डिस्कशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और एसक्यूएल क्यूरीज ये दोनों आपने सुन लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है। MS एक्सेस का आपने जो ट्यूटोरियल शेयर किया है ना, उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी खास नहीं है, सही से समझ नहीं आ रहा। जी, MS एक्सेस का जो ट्यूटोरियल वीडियो आपने शेयर किया है ना, जी जी, उसकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, वो सही से समझ नहीं आ रहा। अगर उसे आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें। उसकी वीडियो क्वालिटी, बेटा सवाल तो सही से पूछे। हाँ ठीक है, अब मैं उसको डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पर, मगर उसकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा। यानी मैं जो भी समझाऊंगी वो तो मेरा अपना वो प्रोफेशनल एक ट्यूटोरियल है जो कि किसी का बनाया हुआ है। आप ये कहें कि वो समझ नहीं आया है या उसमें कोई चीज कंफ्यूजन है तो आप वो दिखा दें या इसमें समझा दें। साउंड कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा। बात मैं कौन ये कर रही है? चीज कह रही हूँ, अरीबा बात कर रही हूँ। अरीबा? अच्छा, उसकी साउंड क्वालिटी सही नहीं है, उसको मैं समझा दूँ? ठीक है, मैं उसको समझा रही हूँ। यही तो इसीलिए ही हमने कंडक्ट किया है सेशन, कि आपको जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो हम यहाँ पर देख लें। अच्छा, पहली बात ये कि एमएस एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि डेटाबेस के जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं
बुक के अंदर, वो हमें ऐसे समझ नहीं आएंगे जब तक हम उसको सामने देखें नहीं, उनको अप्लाई होता हुआ नहीं देखें। तो सबसे ज्यादा यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप वेबसाइट ना बनाना चाहें तो आप वेबसाइट के बदले जो है वो MS एक्सेस का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है वो इवन एक्सेल भी इस्तेमाल करें, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, MS एक्सेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? MS एक्सेस का पर्पस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, एक DBMS बनाना, डेटाबेस बनाना। इससे पहले कि हम यहाँ से आगे चलें, आप कह रहे हैं आपको लेक्चर्स क्लियर है, मुझे पहले ये समझा दें कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है, क्या होता है डेटाबेस? इससे पहले कि मैं आपको समझाऊंगी। मैम एक जी मैम एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एक्सेल जो है उसमें भी तो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। MS एक्सेल जो हमने सीखी, उसमें शीट्स बनाई, हमने स्टूडेंट की शीट पे काम किया और बहुत सारी शीट्स के ऊपर काम किया, तो वहां पर भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी। तो एक्सेल के अंदर शीट बनाने में जो कलेक्शन होती है और यहाँ जो कलेक्शन होती है, तो क्या फर्क है? मैम ये जो होती है ये एक्सेसिबल होती है बहुत सारे वेज में, और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है या सेट होता है जो कि कंप्यूटर में होता है, और ये मतलब डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, वो डेटाबेस होता है। रेज्ड हैंड कौन है ये? अब्दुल मजीद जी, अब्दुल मजीद यस प्लीज आप बात करें। यस मैम, डेटाबेस जो होता है वो एक डेटा का स्ट्रक्चर सेट होता है जिसको हम वेरियस वे से एक्सेस कर सकते हैं। उसको यानी कोई सिर्फ एक तरीका नहीं होता एक्सेस करने का, उसके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं और मल्टीपल तरीकों से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। मल्टीपल पर्पस से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं आपको देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रिएट क्या करेंगे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं MS एक्सेल में और एक्सेस में, दोनों में क्रिएट क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज जो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है वो एक टेबल क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ये MS एक्सेस मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी MS एक्सेल के बारे में सीखें, तो मुझे या आप लोगों को ये सवाल हो सकता है कि भाई टेबल्स जो हैं वो तो हम एक्सेल में बनाते हैं ना। अब ये बनी हुई है टेबल, अगर मुझे टेबल ही बनानी है तो मैं यहाँ टेबल बना दूं। मुझे टेबल बनाने के लिए MS एक्सेस की क्या जरूरत है? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब हम MS एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और लेट्स सपोज कि आपका इसको ऐसे कंपेयर कर लें कि ये एक रिजल्ट शीट बनी हुई है और ये बनी हुई है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, आप लोग जो अपना रिजल्ट ग्रेडिंग वगैरह चेक करते हैं CMS सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वहां पीछे बैकएंड पे क्या एक्सेल की शीटें होती हैं? नहीं, वहां डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, एक्सेस होती है, ओरेकल होता है, इस तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मसला ये है कि अगर मैंने ये कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ एक एक्सेल शीट पर अगर मैंने रख दी है, तो अब बाकी IBS से शेयर करने के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से शेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस शीट को ईमेल करना पड़ेगा। ये शीट ईमेल करूं मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, ये शीट मैं ईमेल करूं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, ये मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में शेयर करूं, एक शीट की कितनी कॉपीज बन जाएंगी? ठीक है, और फिर एक तो रिडंडेंसी का मसला होगा, यानी अगर एक चीज 1 MB में आ सकती थी तो वो हजारों MB पर चली जाएगी, एक चीज 1 GB पे आ सकती है तो वो हजारों GB पर चली जाएगी। दूसरा ये मसला कि इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने वाले जो शीट है मेरे पास जो एक्सेल की है, उसमें कोई चेंजिंग की, किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज किए, किसी के कम थे ज्यादा किए, किसी के ज्यादा कम किए, या किसी के नाम में कोई चेंजिंग की, तो ये चेंजिंग बाकी जो इसकी कॉपीज जा चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वहां पर कैसे रेप्लिकेट होंगी? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास आपके मार्क्स कोई और लिखे हुए हो और एग्जाम डिपार्टमेंट में आपके मार्क्स कोई और लिखे हुए हो, मेरे पास आपका नाम कुछ और लिखा हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका नाम कुछ और लिखा हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम MS एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाता है, और यहाँ पर जो टेबल्स बनती हैं, यहाँ पर जो डेटा बनता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में यूज कर सकती है। ठीक है, जब मैं अपडेट करूंगी तो मैं भी उसी टेबल को अपडेट कर रही होंगी, और जब कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय एडिट करेगा तो वो भी उसी टेबल को एडिट करेगा।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्सेल को इस्तेमाल करने में और एक्सेस को इस्तेमाल करने में। अच्छा, एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद ये जो जैसे मैंने देखा टेबल क्रिएट में जाके मैंने टेबल पर क्लिक किया, जितनी दफा मैं टेबल पर क्लिक करूंगी टेबल्स क्रिएट होती जाएंगी। लेकिन अब ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है, इसके अंदर मैं कोई चेंजिंग करना चाहती हूँ, यानी मैं इसको अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, तो इस टेबल को खोलने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है डिजाइन व्यू। ये डिजाइन व्यू का आपको अगर ऑप्शन नजर आ रहा हो, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो मुझसे पूछेगा इस टेबल का आप नाम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेबल का नाम रख देती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये डिजाइन व्यू में खोलने का मतलब ये है कि टेबल बन रही है। टेबल के अंदर हम डेटा नहीं डाल रहे हैं बल्कि टेबल को बना रहे हैं, यानी इस टेबल के अंदर क्या क्या होगा। इसका नाम तो स्टूडेंट है, इसकी पहली फील्ड क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, इस टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से होंगे। दूसरे अल्फाज में यहाँ पे लिखा है आईडी, मैं कह सकती हूँ CMS ID। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दूसरा कॉलम क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। अच्छा, ये तीसरा कॉलम क्या हो सकता है, तीसरा कॉलम हो सकता है लेट्स सपोज एड्रेस। एक और कॉलम क्या हो सकता है भाई, ये हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो आप रख सकते हैं फील्ड्स के नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फील्ड की डेटा टाइप। जो फील्ड का नाम आप दे रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या हो सकती है। CMS ID है तो उसकी डेटा टाइप क्या हो सकती है। आपका CMS ID ऑटो नंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा है। ऑटो नंबर का मतलब है कि उसका वैल्यू आपको खुद नहीं देनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप रोज ऐड करते जाते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेकिन CMS ID आपकी ऐसी नहीं होती ना, तो CMS ID का मैं यहाँ पर टाइप रख देती हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। नेम में भी मैं रख देती हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। एड्रेस में रख देती हूँ लॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि जरा जाहिर है कि एड्रेस लंबा होगा। डेट ऑफ बर्थ की टाइप रख देती हूँ डेट एंड टाइम। ठीक है, एक और डाल देती हूँ ताकि नंबर भी आ जाए हमारे पास कोई। एज रख देती हूँ। ठीक है, इसकी टाइप होगी नंबर। तो इस तरह से आपकी जो भी, अब आपकी कोई प्रोडक्ट्स की टेबल हो सकती है, आपकी कोई कस्टमर की टेबल हो सकती है, कोई भी टेबल बनाने का ये सिंपल तरीका है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, जब ये टेबल बन जाती है, यस, तो आप इसको दोबारा कैसे खोल सकते हैं, इसके अंदर डेटा कैसे डाल सकते हैं। पहले जब मैंने इसको खोला था तो मैंने इस पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे क्लिक किया था। इस दफा हम डिजाइन व्यू पे नहीं क्लिक करेंगे, इस पे हम ओपन पे या डबल क्लिक करेंगे तो भी ऐसी खुलेगी। अब ये देखिए टेबल आपके सामने बनी हुई आ रही है, CMS ID, नेम, एड्रेस, और नीचे आपसे पूछ रहा है डेटा आप डाल दें इसके अंदर। तो मैं कोई भी डेटा डाल सकती हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैं अपना रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ। CMS ID, भाई मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है फरियाल। ठीक है, मेरा एड्रेस है कोई सक्खर सिटी या जो भी, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ हो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी कोई मेरी एज है वो मैं एज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपकी टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं। MS Access में सबसे पहले आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल पर बहुत सारी चीजें और क्रिएट हो सकती हैं। वो क्या, ये देखिए मैंने टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स की, और मैं क्रिएट पे जाती हूँ। यहाँ पर जाकर हम क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरी क्रिएट करने का मतलब यानी कि जरूरी नहीं कि मैं हमेशा पूरी टेबल ही देखना चाहती हूँ। हो सकता है एक वक्त में मैं CMS ID नहीं देखना चाह रही, सिर्फ किसी स्टूडेंट का नाम देखना चाह रही हूँ और उसकी डेट ऑफ बर्थ देखना चाह रही हूँ। ये देखें क्यूरी क्रिएट हो गई। अब जब इस क्यूरी का आउटपुट देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का नाम आ रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जबकि मैं टेबल को डायरेक्ट देख रही हूँ तो ये पूरी टेबल नजर आ रही है। ये बिल्कुल वही टेबल और व्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लेक्चर सुना है, उस लेक्चर में हमने कहा था ना कि डेटाबेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है टेबल और एक होता है व्यू। ठीक है, टेबल एक ही रहती है और उसके मल्टीपल व्यूज होते हैं। MS Excel में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम फाइल एक ही होती है और हर कोई उसी फाइल के अंदर एडिटिंग कर रहा होता है, और इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी हो सकती है कि किसी के पास जो फाइल का वर्जन है उसमें कुछ और डेटा एंटर हुआ हुआ है, दूसरे के पास जो फाइल का वर्जन है उसमें कुछ और डेटा एंटर हुआ हुआ है। ये इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। एक्सेस के केस में ये इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि टेबल हमेशा एक रहेगी, चाहे हजारों यूजर इस्तेमाल कर रहे होंगे टेबल एक ही रहेगी। तो हजारों यूजर इस्तेमाल कैसे करेंगे अगर टेबल एक ही है?
तो एक्चुअली हजारों यूजर ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि बाकी सबके पास व्यूज होंगे उसी टेबल से। अब ये देखें, टेबल नहीं है, कोई स्टूडेंट क्यूरी नाम की कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमने एक व्यू क्रिएट किया जो डेटा पिक कर रहा है वहां से। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी से बच जाते हैं। अब आप अगर फॉर एग्जांपल ये कोई बहुत बड़ा डेटा सेट होता है स्टूडेंट्स का, तो आप एक क्यूरी क्रिएट कर सकते थे एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए, एक क्यूरी क्रिएट कर सकते थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, एक क्यूरी क्रिएट कर सकते थे एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए। ये होता है क्यूरी। इस तरह आप और क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टूडेंट्स की टेबल को सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करने का क्या मतलब है कि जिस तरह अभी हम एंटर कर रहे थे वैल्यूज, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप चाहें तो आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फॉर्म की सूरत में वैल्यूज नजर आएंगी। ठीक है, ये एक वो तरीका होता है, यूजर फ्रेंडली तरीका होता है कि आप यहाँ पर टेबल्स जो है वो फॉर्म के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट टेबल के ऊपर ही, इसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्रिएट करने का मतलब है कि वही टेबल का जो डेटा है वो आपको रिपोर्ट की शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में चीजें तब आनी शुरू होंगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने अभी छोटा सा आपके सामने बना दिया। इस्तेमाल करने के लिए क्या आपके पास एक और ऑप्शन है, वो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर आप ये वाली फाइल देख सकते हैं LMS के ऊपर, जहां पर ये एक्सेस का ट्यूटोरियल है, वहां पर एक सैम्पल DBMS की फाइल भी है। ये फाइल मैं यहाँ से खोलती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये रही। ठीक है, ये एक एक्सेल की बनी बनाई फाइल है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा एंटर्ड है। ठीक है, टेबल्स बनी हुई है, ये कस्टमर की टेबल बनी हुई है, ये मैनेजर की टेबल बनी हुई है, क्यूरीज बनी हुई है, फॉर्म्स बने हुए हैं, रिपोर्ट्स बनी हुई है। इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे काम हो रहा है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो यही बना बनाया आपके लिए, मतलब मैंने तो खिचड़ी बना के आपको दे दी है कि आप इसको ही चेंज कर सकते हैं। ये टेबल है, उनके हिसाब, उनके नाम अपने मर्जी से चेंज करें, इसकी वैल्यूज अपनी मर्जी से चेंज करें, इस पूरे डेटाबेस को अपने हिसाब से बनाएं और आप सबमिट करा दें। ये भी एग्जैक्टली आपके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा मेरे लिए, ताकि हमें समझ तो आएगा ना कि आप क्या डेटा स्टोर करा रहे होंगे, वो स्क्रीन पर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो? ये बजाय इसके कि वीडियो क्लियर नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आया, आवाज क्लियर नहीं है, आप जब कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि जब मैंने ये करके देखा तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये क्या कहा उसने। आप उसे इस तरह सवाल पूछेंगे, मेरे लिए समझाना बड़ा आसान होगा कि क्या आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई है। टेबल क्रिएट करना नहीं आया, टेबल क्रिएट करने के बाद और क्या समझ नहीं आया, स्पेसिफिक अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके अलावा क्यूरीज के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि एसक्यूएल की क्यूरीज कुछ हम चाहेंगे कि सीखें। किसी का मैसेज आया है, नो, व्हाट नो, पता नहीं रिजवान क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो MS एक्सेस है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए बनाया जाने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से थोड़ा स्लो होगा। अगर आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा इसके ऊपर रख देंगे तो ये थोड़ा स्लो रहेगा। और लेकिन आसानी ये है कि हर चीज आपके मेन्यूज आपकी आंखों के सामने, आप जिस चीज पर चाहे क्लिक करें और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारे पास ओरेकल डेटाबेस भी होता है। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस बहुत फास्ट होता है। आपने इसका नाम सुना होगा, हमेशा अच्छे अल्फाज में यही सुना होगा कि ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा डेटा को ह्यूज अमाउंट में एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि मतलब आपको पूरा सीखने की जरूरत है। उसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए अगर दे दूं, SQL क्यूरीज ऑनलाइन,
ये देखें, ये भी एक ऑनलाइन छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम MS एक्सेस के अलावा कंपेयर कर सकते हैं ओरेकल किस तरह से काम कर रहा है। ओरेकल भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मगर यहाँ पर कोई GUI बटन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। टेबल्स वगैरह हमें खुद क्यूरी करके बनानी पड़ती हैं, क्यूरीज भी हमें हाथ से लिखनी पड़ती हैं। यहाँ पर भी देखें, ये एक छोटा सा डेटाबेस बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद बना हुआ है, ठीक है। कस्टमर की टेबल बनी हुई है, कैटेगरीज की टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉयज की टेबल बनी हुई है, ऑर्डर, ये सारी टेबल्स बनी हुई है। आप चाहें तो आपका डेटाबेस इसी तरह का हो सकता है, ठीक है। किसी टेबल को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूरी लिख सकते हैं। ये ट्यूटोरियल मैंने पूरा शेयर किया हुआ है आपसे, लेकिन जैसे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर हम क्या देखना चाहते हैं, ऑर्डर्स। मैं लिखती हूँ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बेसिकली एक टेबल का नाम है, ये रही ऑर्डर्स की टेबल। तो अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इस टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस क्यूरी को रन कर सकती हूँ और ये मुझे बता देगा इस टेबल के अंदर क्या पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख दूंगी तो ये मुझे बता देगा कि प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसको मैं रन करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक नई टेबल क्रिएट भी कर सकती हूँ। ये यहाँ पर कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, जैसे कि मैं एक टेबल क्रिएट कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट, फिर लिखते हैं टेबल, फिर बताते हैं टेबल का नाम, जो भी आप अपने टेबल का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं टेबल का नाम रख देती हूँ, क्या रखूँ टेबल का नाम, रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से होंगे, लेट्स सपोज पहला कॉलम क्या होगा, जल्दी से बोलें, अगर कोई बोलेगा तो फिर मैं आगे बात करूं। मैं एक टेबल बनाना अगर आप कह रही हैं कि आईडी होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आईडी। ये तो मैंने आईडी नाम लिख दिया, लेकिन मुझे इसके साथ डेटा टाइप बतानी पड़ेगी कि आईडी में आएगा क्या। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर। ये नंबर मैंने क्या लिखा है कि आईडी के अंदर आने वाली चीज क्या होगी, नंबर्स। अच्छा, आईडी के अलावा क्या होगा, नेम, स्टूडेंट नेम। नेम आ गया, चले तो नेम आएगा। अच्छा, नेम के अंदर क्या होगा, नेम के साथ क्योंकि कैरेक्टर्स आएंगे तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेरिएबल कैरेक्टर। ये डेटा टाइप होती है SQL के अंदर, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर। और इसके साथ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 50। ये लिखने का क्या मतलब है, यानी मैं कह रही हूँ कि एक ऐसी फील्ड बन जाए कि जिसके अंदर वेरिएबल कैरेक्टर्स आ सके, ABCD भी अलाउड हो, डैश भी अलाउड हो, कॉमा भी अलाउड हो, और इसके अंदर 50 जो है वो कैरेक्टर्स आ सकते हैं। किसी का नाम इतना लंबा तो नहीं होगा, वैसे मैं 20 रखूँ तो भी ठीक है, मगर ये मैं इसका मतलब समझा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर मैंने एक रख दिया मार्क्स, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप मैंने रख दी इंटीजर। तो जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले कॉलम का नाम बताएंगे, फिर कॉलम की डेटा टाइप बताएंगे। अल्टीमेटली जब आपकी पूरी टेबल बन चुकी है तो आप यहाँ पर लगाएं सेमीकोलन और इसको रन कर दें। अब आप देखें कि यहाँ पर एक टेबल नई बनी हुई आ गई जिसका नाम है रिजल्ट, और यहाँ पर रिकॉर्ड्स मुझे 0 दिखा रहे हैं क्योंकि टेबल खाली है, ठीक है। अगर मैं इसका आउटपुट भी देखना चाहूंगी तो वो मुझे कुछ दिखा नहीं पाएगा क्योंकि रिजल्ट के अंदर कोई चीज, लेकिन नो रिजल्ट कह रहा है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज कैसे डाल सकती हूँ, वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ, मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पर बताना पड़ेगा टेबल का नाम। इंसर्ट इनटू लिखना लाजमी है, ये कन्वेंशन है SQL की। और फिर आप जिस टेबल के अंदर भी, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कस्टमर, तो कस्टमर की टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कैटेगरी, तो कैटेगरी की टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। फिलहाल मैं लिख रही हूँ रिजल्ट, ठीक है। मैं कह रही हूँ इंसर्ट इनटू रिजल्ट। अच्छा, इंसर्ट क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज बताएं, उसको डेटा पहले ही पता है कि उसके अंदर क्या मौजूद होगा। सबसे पहले मैंने कहा था इसके अंदर 3 कॉलम है ना रिजल्ट के अंदर। पहला कॉलम क्या है, रिजल्ट के अंदर CMS ID। आईडी। तो सबसे पहले हम देंगे आईडी। फॉर एग्जांपल मैं आईडी दे देती हूँ 1 2 3। ये 1 2 3 4 कहाँ जाएगा, आईडी के कॉलम में, कॉमा लगाया। अच्छा, उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है, नेम। जो भी नेम बोल रही हैं अपना नाम बताएं। किसने कहा सलमान नेम? अरे कोई बच्चा अपना नाम बता दे।
मैम रिजवान। रिजवान, चले। तो ये जो रिजवान में लिख रही हूँ ये कहाँ जाएगा? ये नेम वाले कॉलम में चला जाएगा, लेकिन क्योंकि नाम है तो ये कोटेशन में लिखना है। तीसरा कॉलम क्या था? मार्क्स। कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स बता दे। 7। 7। चले, इसको मैंने कर दिया रन। अब देखें रिजल्ट के सामने पहले रिकॉर्ड में लिखा हुआ रहा था 0, अब लिखा हुआ रहा है 1। ये मैं देखना चाहती हूँ कैसे मुझे पता चलेगा रिजल्ट रिकॉर्ड के अंदर, रिजल्ट टेबल के अंदर क्या है। लिखूंगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट। ये देखिए मुझे आउटपुट दिखा रहा है। आईडी है 1234, नाम है रिजवान, मार्क्स है 7। इस तरह से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बैकएंड पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ओरेकल चल रही है। वहां पर भी हमने एक टेबल क्रिएट की थी, वो हमने एमएस एक्सेस के जरिए क्रिएट की थी। चीजें बड़ी आसानी से क्रिएट हो रही हैं, मगर वहां पर परफॉर्मेंस जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जाएंगे तो स्लो मिलेगी आपको, चीजें थोड़ा स्लोली वर्क करेंगी। यहाँ पर स्पीड आपको बेहतरीन मिलेगी। कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, डेटा कितना भी ह्यूज हो, बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होगा, लेकिन जब तक आपको क्यूरी लिखनी नहीं आती तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीजें इस्तेमाल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ओरेकल कहीं एमएस एक्सेस। मैम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मतलब क्या बेटा? डायरेक्ट क्या नहीं लिख सकते? टेबल डायरेक्टली नहीं बना सकते, मतलब क्यूरी लिखनी पड़ेगी पहले। क्यूरी लिखनी पड़ेगी, जी जी। एमएस एक्सेस में ये फायदा होता है एक्चुअली वहां पर भी क्यूरी वगैरह, लेकिन यहाँ पर सब बैकएंड पे हो रहा है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए और उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बैकएंड पर काम खुद होगा। तो एक्सेस ज्यादा मेहनत कर रही होती है, आधी कमांड आप इसको दे रहे होते हैं और आधा इंटरनली खुद परफॉर्म कर रही होती है, इसलिए थोड़ी स्लो है। काम यहाँ पर भी यही होगा, जब आप कहते हैं क्रिएट टेबल तो पीछे वो क्यूरी ही चलाएगी कि क्रिएट करनी पड़ेगी एक टेबल को। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम एमएस एक्सेल के बदले ओरेकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट क्यूरी खुद लिख रहे हैं, तो फिर डेटाबेस का आधा काम कम हो गया। अब आप क्यूरीज के जरिए काम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी जी मैम, ये ओरेकल डेटाबेस ये इंक्लूड है कोर्स में? नहीं नहीं, इस वे में इंक्लूड नहीं है जिस वे में आप कह रहे हैं। ओरेकल डेटाबेस इंक्लूड नहीं है, हाँ एसक्यूएल की क्यूरीज। अच्छा, एसक्यूएल की क्यूरीज भी थोड़ा मेरी जरा अगर आप बात समझ पाए। देखें, ये 2 ट्यूटोरियल है। एक ट्यूटोरियल है एमएस एसक्यूएल क्यूरीज का। ये ट्यूटोरियल बहुत डिटेल में है, बहुत डेप्थ में है, लेकिन इसको आप गो थ्रू जरूर करें। मैं आपसे बेसिक्स कुछ पूछ सकती हूँ ओरेकल के बारे में, ये टेबल क्रिएट कैसे होती है, कोई कंपैरिजन पूछ सकती हूँ एमएस एक्सेस के बारे में, ठीक है। बेसिक्स जैसे जैसे मैंने फर्स्ट मिनट में आपसे बिल्कुल कोई टेक्निकल जो है इम्प्लीमेंटेशन के सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन बहरहाल उसकी नॉलेज आपको काम आएगी। तो इसी तरह ओरेकल भी है कि ओरेकल में ये तो नहीं पूछूंगी कि ओरेकल में ये वाली क्यूरी कैसे लिखते हैं और वो वाली क्यूरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको ओरेकल और एक्सेस के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा पेपर में भी आपको काम आएगी ये नॉलेज, ठीक है। हो सकता है मैं आपसे कुछ बनाने को कह दूं, कोई डेटाबेस बनाने को कह दूं, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि आप क्यूरीज के वे में बनाएं, लेकिन आपको ये बेसिक्स पता होंगी तभी तो आप वहां पर बना पाएंगे ना। और दूसरा ये कि जब आप प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे उसमें अगर आप ओरेकल सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसलिए ओरेकल आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगेन वो ये क्राइटेरिया कि बिल्कुल आपको मास्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब चीज़ों की नो हाउ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, ताकि आप कंपैरिजन बता सकें। मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह का एमआईएस है, उसके लिए एक्सेस बेहतर रहेगा, ओरेकल बेहतर रहेगा, या एक्सेल यहाँ पर चलेगी या एमएस एक्सेस चलेगी, तो आपको कैसे पता चलेगा जब आपने कभी यूज ही नहीं किया होगा। एनालिटिकल ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। मैसेजेस आए हुए हैं। नो क्वेश्चन मैम, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा सही है, वाह भाई 19। बेटा कोई सवाल है तो आप पूछें। बिजनेस इंटेलिजेंस का लेक्चर पढ़ लिया आपने, वो क्लियर है।
आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा खोल दूं यहाँ पे, या बुक ही खोल लूं? बुक खुली हुई है मेरे पास यहाँ पर। प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट, ये आपको क्लियर है? आप कह रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? लेक्चर क्लियर है ना? तो बताएं रिलेशनल डेटाबेस किसको कहते हैं? इसका मतलब है नहीं सुना है ना लेक्चर। मैम अच्छा ऐसा मैम करें। मैम जी जी। मैम रिलेशनल डेटा शायद जो पढ़ा था कि मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो मतलब डेटा, उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करता है और शायद सही है। स्टोर भी करता है। रिलेशन के अंदर डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं रिलेशन मींस डैश, एमसीक्यू दे दूं कोई? मैम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो डेटा। हाँ रिलेटेड तो होता है, वो तो नाम ही बता रहा है रिलेशन है, तो डेफिनेटली रिलेटेड होगा। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशन हम किसे कहते हैं? रिलेशन मींस टेबल। ठीक है, ये हमेशा समझ लें कि एक इंग्लिश ग्रामर वाला रिलेशन है और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिलेशन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशन कहते हैं टेबल को। टेबल के थ्रू बनने वाला जो डेटाबेस होता है वो रिलेशनल होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा डेटाबेस बनाए तो टेबल्स के जरिए बनाए। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और एक्सेल के अलावा जो आपकी ये सिंपल वर्ड फाइल्स होती हैं, ये भी डेटाबेस डिफरेंट तरह का हो सकता है। लेकिन अगर आप टेबल का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर जिसके बारे में एंटिटी किसको कहते हैं? हम्म, मैम किसी चीज का इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करे उसको एंटिटी कहते हैं। जैसे कि फर्म हो गई, कोई इंडिविजुअल हो गया। ये अगर आपने ये स्लाइड देखी हो, शेयर की हुई है मैंने सारी आपके साथ, इसके अंदर RDBMS जो होते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, टेबल वाला जो एलिमेंट होता है, जो डेटाबेस होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, टपल्स होते हैं। एंटिटी कहते हैं कि टेबल किसके बारे में, कभी कभार ये टेबल का नाम हो सकता है, या टेबल का नाम एंटिटी के बराबर हो या ना, मतलब होता है कि एक्चुअली डेटा किसके बारे में स्टोर हो रहा है। स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है, प्रोडक्ट एंटिटी हो सकती है, कस्टमर एंटिटी हो सकती है, ठीक है, रिजल्ट एंटिटी हो सकती है। जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एंटिटी। यानी जब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है कोई केक कोई एंटिटी हो सकता है इवेंट कोई एंटिटी हो सकता है वोटर कैंडिडेट को एंटिटी हो। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटीज कौन कौन सी हैं? एंटिटी वो होते हैं कि एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स जिनके बारे में डेटा स्टोर किया जाए। हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होता है उसका नाम, उसकी एज, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी CMS ID। ठीक है, तो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल की फील्ड्स होती हैं, टेबल के कॉलम होते हैं। जब आप किसी एंटिटी की टेबल बनाते हैं तो उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट कोई एंटिटी है तो उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉलम नेम्स होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी,
ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें, ऑर्डर है तो ऑर्डर किसने दिया, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, ये सब उसके एट्रीब्यूट होंगे, और एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए हम उसको फील्ड्स के अंदर रखते हैं, कॉलम नेम के अंदर रखते हैं। और जब डेटा आता है टेबल के अंदर, RDBMS के अंदर, तो उसको हम कहते हैं टपल्स। अच्छा, कीज ये पढ़ा, प्राइमरी की, फॉरेन की, इसका मतलब है बेटा आपने पढ़ा, तो मैं ये जूम सेशन कंडक्ट क्यों कर रही हूँ, आपने पढ़ा ही नहीं है। आप इसको पहले जाके सुन तो लेना लेक्चर को। मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने सुना ही नहीं है और ये सब कुछ आप आज पहली दफा सुन रहे हैं। ऐसा सही सही है, गलत है? कुछ कुछ सही है मैम। बिल्कुल सही है ना? तो अगर फिर यस मैम। तो बेटा 10 मार्क्स 12 जब आपके मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप लोगों को याद आता है कि देखो इतना लॉस हो गया। तो ये जो सब कुछ बातें हैं ये आपसे आपके मिड में पूछी जाएंगी ना। जो सेकंड में एग्जाम होगा LMS पर होगा, ऑटोमेटेड होगा, सिर्फ आप वहीं के वहीं सेलेक्ट कर लेंगे। मैं भी बीच में साइड हो गई, ऑटोमेटिकली जिस सवाल का जवाब आप सही देंगे उसके सही मार्क्स आ जाएंगे, जिसका गलत देंगे उसका गलत मार्क्स आ जाएंगे। तो ये पढ़ेंगे तो फिर आप मिड दे पाएंगे ना। फिलहाल आप प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सोचें, मगर प्रोजेक्ट से पहले तो मिड खड़ा है सर पे, उसके बारे में तो थोड़ा सोच लें, या फेल होना है मिड में। बिजनेस इंटेलिजेंस का पढ़ा है? ठीक, आवाज नहीं आ रही। आदिल आप बात करें, मुझे आपकी आवाज तो सुनाई दे। हाँ, ये तो सब कुछ हो रहा है, बस आवाज नहीं आ रही ना। चलें, तो बस आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है ना बिजनेस इंटेलिजेंस से ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिड में मुलाकात होगी। जी, हीरा जमाली रेज्ड हैंड। मैम जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट वाला था, फाइल एनवायरनमेंट, जी उसमें दो कॉम्प्लिकेशंस थी कि एक डेटा रिडंडेंसी होती है और दूसरी इनकंसिस्टेंसी। जी जी तो मैम अगर इनकंसिस्टेंसी हो रही है, आप कह रही, उसमें था कि मतलब डेटा रिडंडेंसी तो फिर भी एक्सेप्टेबल है लेकिन इनकंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। तो मैम अगर एक जगह पे कहीं अपडेशन हो रही है तो दूसरों को पता नहीं चल सकता कि, मगर अगर वो कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पता चले कि चेंजेस हुई हैं, अपडेट हुआ है कुछ सिस्टम। बिल्कुल 100% आप बात सही कह रही हैं। उसी चीज को, जिस चीज जो आपके माइंड में आ रही है ना कि कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती कि कंप्यूटर खुद नहीं अंदाजा लगा सकता कि अपडेशन, उसी चीज को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। इनिशियली कंप्यूटर के अंदर, एक आम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ फाइलें होती है और उसको फाइलों को मैनेज करना आता है। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइलों की मौजूदगी से ये इनकंसिस्टेंसी वाला, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर स्पेशली जब फाइल्स आ जाती हैं तो ये मसला आ सकता है। तो उसी
मैकेनिज्म को तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर हम एक्चुअली देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी फाइलें ही होती हैं। जब हम एक्सेस को इस्तेमाल करें तो भी हम फाइल बना रहे होते हैं, जब हम ओरेकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंटरनली फाइलें ही बन रही होती हैं। लेकिन फाइल्स के साथ एक ऐसे मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट कर देना कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी ना हो पाए, वहां पर रिडंडेंसी ना हो पाए, वहां पर जो भी डेटा डिपेंडेंस के इश्यूज ना हो पाए, तो वही उसी चीज को, उसी पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर ये सेंस क्रिएट हो जाती है फाइल्स के साथ कि वहां पर आपकी रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी के इश्यूज नहीं हो पाते। अगर मैं सिंपल एमएस एक्सेल की बात करूं तो उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो 2 शीटों में आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई मेरे पास अगर अपडेट हो गई है तो आपके पास भी अपडेट हो जानी चाहिए। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी सिर्फ नहीं होती, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तभी होता है। ओके मैम। क्लियर हो रहा है कुछ? जी मैम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अनप्रोडक्टिव तरह का जा रहा है सेशन, क्योंकि चीजें पता नहीं आप लोगों को कितनी क्लियर हैं कितनी नहीं है। बहरहाल अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं बैठी हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो भले मैं आपको यहाँ पर बाउंड रहने की जरूरत नहीं है, हम जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा जो मंडे को जूम सेशन होगा वो लास्ट होगा मिड से पहले। अगर आपको कोई भी सवाल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, बिल्डिंग एमआईएस के अंदर, बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, पूरे लेक्चर उससे पहले आपको सुनने पड़ेंगे, सुनेंगे तभी प्रॉब्लम आएगा। ये नहीं हो कि जब मैं पेपर में सवाल दे दूं और उसका सवाल का आपको जवाब देना ना आए तो फिर आप मेरे पास आएंगे मैडम वो तो हमें समझ नहीं आया था, वो तो ऐसे नहीं था, जो कि अभी प्रोजेक्ट के केस में हुआ। तो ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। आप पहले अच्छी तरह लेक्चर सुन लें सारे, कोई भी सवाल है वो सवाल डिस्कस करें। जैसे आप बाकी सारी बातों के लिए ईमेल, मैसेजेस, कॉल सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे ही आप जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आप वहां पर डायरेक्ट कोई मैसेज लिख सकते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, या ये बात क्लियर नहीं हो रही है। तो आप अच्छी तरह से उसको गो थ्रू कर लें, और मुझसे नेक्स्ट वीक अगर कोई भी सवाल है तो पूछ लें। उम्मीद है कि वो हमारा नेक्स्ट वीक का लास्ट जूम सेशन होगा। उसके बाद आप अपना मिड दें और ये प्रोजेक्ट की हम जो है वो शुरू करें। ठीक है, नहीं है किसी को कोई क्वेश्चन? मैम सेकंड मिड फुली एमसीक्यूज बेस्ड होगा, वो मतलब नहीं हो सकता थ्योरेटिकल उसमें? अगर थ्योरेटिकल होगा तो मैं चेक करूंगी जाहिर, फिर वही होगा कि आपने मार्क्स सही नहीं दिए। अभी तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में ही सबको, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे मार्क्स, ताकि ये बात आए ही नहीं, वरना आप कहेंगे कि ये ऐसे नहीं, हमने तो ये कहना चाहा था, हमने तो वो कहना चाहा था। एमसीक्यू सही है मैम। फुली एमसीक्यू बेस्ड ही सही है ना? यस मैम। जी और कोई क्वेश्चन नहीं है? सब चीजें आप लोगों को क्लियर है? मुझसे बोल रही हो? ठीक है, यस नो बोल दें कि हाँ भी सब कुछ क्लियर है, तो फिर मैं कुछ आगे सोचूं। यस मैम। क्लियर है मैम, आप सोचें, मैं क्या सोचूं बेटा? मुझे तो इजाजत दें अगर, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे तो हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बुक पढ़ना आपका काम है, लेक्चर सुनना आपका काम है, तैयारी करना आपका काम है। मैं बैठी हूँ सवाल का जवाब देने के लिए, आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। हाँ, सवाल अगर ऐसा है कि मैडम वो सारी बात रिपीट कर दे जो अपने लेक्चर में, तो भाई मैं क्यों रिपीट करूँ जब मैं एक दफा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ।
वो सुन के अगर आपको उसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है या किस बात पे आप डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं मैडम ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो आप मुझसे पिन पॉइंट करें वो बात और मैं उसका जवाब दूं। लेकिन ये क्या है कि मतलब कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है। चलिए ठीक है, एक दफा यस मैम बोल देंगे हाँ भाई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ठीक है, वाइंड अप करें सेशन आज का। यस मैम। यस मैम। ओके डन है। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको तैयार करके रखिएगा, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और सब कुछ क्लियर है तो बस फिर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।